आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को जरूर सुना होगा। सच के लिए जूझते हुए, सच के लिए मुकदमों का बोझ लेकर भी कर्तव्य पथ से विचलित न होने वाले अजय योद्धा संजय सिंह, जिनकी आवाज पूरी दुनिया के युवाओं को प्रेरणा देती है, सबक देती है और विपरीत धारा में तैरकर नदी पार करने की प्रेरणा देती है, वही संजय सिंह। सोचिए, ये शख्सियत ऐसी है तो इनके उस्ताद कैसे होंगे? कौन है इनके गुरु जिनसे इन्होंने प्रेरणा लेकर और बहुत कम उम्र में समाज सेवा का व्रत ठान लिया और आज कांटों के पथ पर चलते हुए इतने आगे आए? कौन है उनका उस्ताद? तो मिलिए विश्व विख्यात लोहियावादी, प्रसिद्ध समाजवादी चिंतक, महान गांधीवादी नेता, वटवृक्ष सरीखे शख्सियत रखने वाली और नदी को विपरीत धारा में तैर कर पार करने का हुनर रखने वाले रघु ठाकुर जी से। क्योंकि आपको यह जानने का हक है कि आज भी, और आपको जानना भी चाहिए कि आज भी देश में ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जो आंधियों का रुख बदल देने का हौसला, हुनर और अंदाज रखते हैं। जिंदगी आपकी एक वटवृक्ष की तरह रही, हमेशा दूसरों के काम आती रही। कभी जिंदगी में अपने लिए कोई मुकाम नहीं सोचा। लोग बड़े होते हैं पढ़ने के बाद में तो वो अपने परिवार के लिए सीमित हो जाते हैं, परिवार के लिए सोचते हैं और फिर ज़्यादा से ज़्यादा हज़ार को लाख और लाख को करोड़ बनाने में लग जाते हैं। फ्यूचर आपने समाज का सोचा, फ्यूचर आपने देश के लिए सोचा, फ्यूचर आने वाली जनरेशन के लिए सोचा। आखिर इस सोच के पीछे आपकी अपनी सोच क्या थी? सेकुलर भारत न्यूज के सभी मित्रों को और सुल्तान भाई आपको मेरा नमस्कार। दरअसल मैं तो हर क्षण अपने परिवार के बारे में सोचता हूँ, पर मेरा जो परिवार है वो परिवार थोड़ा बड़ा है और समूची दुनिया मेरा परिवार है। तो उस परिवार के बारे में सोचता हूँ। उस परिवार के बारे में जब हम सोचते हैं तो तमाम प्रकार की जो विषमताएं हैं वो हम पर नजर आती हैं, तमाम प्रकार की विकृतियां नजर आती हैं। तो फिर लगता है कि इन विकृतियों को, इन विषमताओं को मिटाने के लिए काम करना है और वो काम कैसे किया जाए इसके बारे में भी सोचते हैं। जब अभी आप चर्चा कर रहे थे कि हम लोग अपने स्थान पर हैं, तो मैं ऐसा महसूस करता हूँ कि अगर हमने अपनी जिंदगी को ईमानदारी से गुजारा है या विचार से गुजारा है तो हमने किसी पर कोई एहसान नहीं किया है। एक इंसान के नाते ये हमारा फर्ज है कि हम अपने जीवन को उसूल पर चलाएं, उसूल से चलें, ईमानदारी से चलें और एक बड़े समाज के काम करें। बीच में बोलने के लिए माफ़ी चाहूँगा। आपकी ये सात्विक सोच, क्या कभी आपने ऐसा नहीं महसूस किया कि आप इस दौर में अकेले चल रहे हैं? नहीं, मैं इस दौर में अकेले चल रहा हूँ और चलता रहूँगा। मैं जानता हूँ कि ये जो सोच हमारी है, इस सोच का मुकाम पर पहुँचना आसान नहीं है, क्योंकि हमसे पहले भी जो इस प्रकार की सात्विक सोच के लोग हुए हैं, जो हमसे कहीं बड़े लोग हुए हैं, जिनका बड़ा जनाधार भी रहा है, वो भी मुकाम पर नहीं पहुँच पाए। तो मुकाम पर तो दुनिया तभी पहुँचेगी जब दुनिया का एक बड़ा समूह, अधिकांश हिस्सा वो उस जहरियत का बन जाएगा जो समाज के लिए सुनने वाली है।
अब अगर चंद लोग ही रहेंगे तो फिर दुनिया नहीं बदल सकती, समाज नहीं बदल सकता है। तो मुझे कोई भ्रम नहीं है कि हमसे भी कोई अभी बदलने वाला नहीं है। समाजवादी जनतांत्रिक पार्टी, जनतांत्रिक समाजवादी पार्टी की स्थापना किन ख्वाबों के आधार पर हुई थी? देखिए, मेरी पार्टी का नाम है लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी। हालांकि जनतांत्रिक और लोकतांत्रिक कभी एक ही शब्द है और कोई इसका अंतर नहीं है, पर तकनीकी रूप से लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी है। इसकी स्थापना हुई थी 1997 में, और उसके पहले समाजवादी पार्टी में हम और मुलायम सिंह साथ साथ थे, और मिल करके हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में और अन्य स्थानों पर अपनी पार्टी को खड़ा करने का प्रयास किया था। तो हम चाहते थे कि समाजवाद का जो खूबसूरत चेहरा है उसके प्रति मुलायम सिंह बने, और मुलायम सिंह चाहते थे कि मुख्यमंत्री बन गए हैं, अब ये बात है बच्चों के पास चली जाए, हम और दिल्ली में पहुंच जाएं। तो जब दो प्रकार के सपनों का टकराव हुआ तो फिर जाहिर था कि हमको अलग होना ही था। और एक घटना जैसे हम आपको सुना दें कि मुख्यमंत्री बनने के बाद में वो लंदन की यात्रा पर गए थे। उस यात्रा का आयोजन संजय डालमिया जी ने किया था। वो हमारी पार्टी के उस समय ट्रेजरर थे और राज्यसभा के मेंबर बन गए थे। तो तकरीबन 300-400 लोगों को यहाँ से उद्योगपति मिल के गए थे। अब वहाँ जाने के बाद वो गए, वहाँ सारे उद्योगपतियों से, वहाँ के लोगों से मिले, फिर लौट के आए, और कार्यकारिणी की बैठक में जब हम लोग की चर्चा हुई तो वहाँ उन्होंने बताया कि भाई हम गए थे और वहाँ पे हमने समाजवादी पार्टी की उद्योग नीति रखी है। उसका पहला हिस्सा ये है कि जो विदेशी उद्योगपति हैं ये खाद्य प्रसंस्करण में आए हिंदुस्तान में, एक। नंबर 2, हमारे देश के जो उद्योगपति हैं उनको कोलैबोरेशन मिले, उनको सहयोगी बनाए। तो वो बोले एक और बात थी जो मैं अभी नहीं कहूँगा, फिर बाद में बताऊँगा। तो इस पर से हमारा उनसे थोड़ा मतभिन्नता हुई। हमने कहा कि भाई देखिए, हम लोगों ने जब पार्टी बनाई 1993 में, बानवे के अंत में मस्जिद की टूटने के बाद में, तो उसमें घोषणा पत्र में, नीति वक्तव्य में लिखा गया था कि हम लोग खाद्य प्रसंस्करण में कोई विदेशी कंपनी को नहीं बुलाएंगे। जी कर लिया, पर एक लाइन खींच गई। अब जब एक लाइन खींच गई और के साथ में लगा कामकाज करना कठिन हो रहा है, फिर धीरे धीरे परिवार की उनकी उपस्थिति ज़्यादा बढ़ गई, तो फिर हमको अलग होने का फैसला करना पड़ा, लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी बनाई। अब आपने कहा था आज का नौजवान लक्ष्य से भटक गया है, परिवार को सोच रहा है, देश की नहीं सोच रहा है। इसके पीछे आपका दर्द है या आरोप है? दर्द है, आरोपित तो है हमारा नौजवानों के माता पिता पर और अभिभावकों पर। हम नौजवान को अकेले को दोषी नहीं मानते। ये भटका है एक तथ्य है, पर भटकाने वाला कौन है? भटकाने वाले जो उनके सरपरस्त हैं वो उनको भटकाने वाले लोग। वो सरपरस्त से पर्दा हटाएंगे। जैसे उनके माता पिता हैं, वो उनको कहते हैं कि बस तुम्हारा काम जो है कि किताब को पढ़ना है और पैसा कमाना है। वो माता पिता अपने बच्चों के लिए जर्सी गाय समझते हैं। उपभोक्तावादी संस्कृति, खाओ और दूध दो, खाओ और दूध दो। तो ये जो सोच है, इस सोच से समाज में एक सामाजिकता, एक सैद्धांतिकता कैसे पहुंचेगी? अब आज आप बताइए कि जब आज आपकी उम्र भी मेरे ख्याल से 58-59 साल की हो रही, 97। अब जब आप छोटे रहेंगे तो आपकी जो अम्मी जान हैं वो आपको कभी कभी कुछ किस्से कहानी सुनाती होंगी। हमारी माताजी या हमारी दादी वगैरह कुछ सुनाती थी। हमारे ज़माने में किस्से कहानी में गांधी की कहानी सुनाते थे कि गांधी कैसे थे, ये सब बताते थे। आपके ज़माने में कुछ ऐसी कहानी चलती होगी जिनमें गांधी की होगी, जिसमें प्रफुल्ला की होगी, जिसमें अन्य लोग की होगी। तो ये जो समाज के लिए जीने का संस्कार है, समाज के लिए
मरमिटने का संस्कार है, समाज के लिए कुर्बान होने का संस्कार है, ये संस्कार पहली पीढ़ी अपनी दूसरी पीढ़ी को हो जाती है। सर एक चीज़ और जानना चाहूँगा इसी के साथ कि ये जो परिवेश बदला है, सोच बदली है, समाज बदला है, इसके लिए अगर मैं दो चीज़ों का नाम लूँ कि राजनीति जो किताबों के प्रॉस्पेक्टस तय करती है और माँ बाप की वो कहानियाँ जिनका जिक्र आपने किया, तो क्या कहीं बच्चों की ये बदलती हुई सोच जो अब बदली है, इसके लिए शिक्षा को दोषी मानते हैं या नहीं मानते? देखिए, शिक्षा तो दोषी आज भी है और पहले भी थी। मैं अकेले शिक्षा को दोषी नहीं मानता। जिस तरह से अकेले शिक्षा को दोषी मानना समस्या के वास्तविक कारण से बचना होगा। अगर हम लोग जाएं ब्रिटिश काल में, तो शिक्षा तो अंग्रेजी थी, अंग्रेजों की दी हुई शिक्षा थी। तो वो शिक्षा अकेले के कारण समाज नहीं था, जो परिवार का शिक्षण था। देखिए, शिक्षा जो है, स्कूल की जो शिक्षा है, विश्वविद्यालय की जो शिक्षा है, ये आपको अक्षर ज्ञान, सूचना या विषय ज्ञान देती है, और जो जीवन का दर्शन है, ये दर्शन शिक्षा देती है। सर सियासत बदली, हुकूमत बदली, मानसिकता बदलाव नहीं आया। तो क्रांति का मतलब है कि मानसिक बदलाव और हुकूमत का बदलाव दोनों जरूर। और एक बात और जान लीजिए कि लोग कहते हैं कि पहले हुकूमत बदलो फिर सियासत बदल जाएगी या मानस बदलेगा। ये सत्य नहीं है, ये अभी तक सिद्ध नहीं हुआ है। मेरा कहना ये है कि पहले मानसिकता बदलो, मानस को बदलो, फिर हुकूमत को बदलो, तो बदलाव। क्या बात है सर। बयान आपका है कि नक्सल शांति व्यवस्था के लिए, कानून व्यवस्था के लिए समस्या नहीं है। आपने ये मध्य प्रदेश में ही एक बयान दिया था। बहादुर शाह जफर ने 1857 की जंग शुरू करने से पहले उन्होंने कहा था कि हिंदू मुसलमान हमारी दो आंखें हैं। आज विगत 8-10 सालों में मुझे लगता है कि विचारधारा का या तो यह समझ लिए रेगिस्तान बन चुका है। सौहार्द की ये हालत है कि अगर कहीं दो तस्वीरें, एक मौलाना की, एक क्या कहते हैं संत के साथ साथ आती हैं, तो लोग गदगद हो जाते हैं। विचारधारा की बात करते हैं तो समाजवाद पर भी कुछ पतझड़ चल रहा है। जिंदगी में उम्मीद इसलिए बाकी है कि आप जैसे दो एक दरख्त बाकी हैं। भविष्य कैसा रहेगा, क्या देखते हैं आप? देखिए, अभी आपने हमको दरख्त कहा, तो शुरू में आपने हमको वटवृक्ष कहा। वो भी सर तो दरख्त में ही वटवृक्ष जो आता है वो कभी मरता ही नहीं। वटवृक्ष अपने शाखाओं को पेड़ बना देता है। तो इसलिए मैं तो आसान्वित हूँ कि मैं वटवृक्ष हूँ। आपने जो माना है, जी बिल्कुल तो मानते ये हैं। विचारधारा जो है ये कभी खत्म नहीं है। और ये जो दौर आया है, ये दौर बहुत लंबा नहीं है, ये दौर बहुत कम समय का रहेगा। और अच्छा है कि लोगों ने इस दौर को भी देख लिया। कभी कभी ऐसा होता है कि असलियत नहीं मालूम पड़ती, असलियत लोगों को मालूम पड़ गई। दरअसल हुआ यह है कि जो धर्मनिरपेक्ष विचार के लोग हैं, सेकुलर जमात के लोग हैं, या जो समाजवादी विचारों के लोग हैं, इन लोगों के में भी कुछ गिरावट आई है और इसका लाभ दूसरे उठा रहे हैं। 7 लाख भी गांव हैं, 5 लाख भी गांव हैं, और अगर एक गांव में 30 आदमी मरे हैं तो मतलब कि आप 1.5 करोड़ मरे। तो सरकार तो खुद ही मंजूर करे ना। बाबा रामदेव खुद कर रहा है खुलेआम कि भाई ज्यादा लोग नहीं मरे, 20-30 लोग तो मरे हैं पूरे गांव में। तो जो दूसरा दौर था, उस दूसरे दौर में गांव की आबादी की बहुत बड़ी आबादी जो है वो मौत की शिकार हुई। इसके लिए भी सरकार हुआ दौर। फिर एक और जो महत्वपूर्ण बात उठाई है वो बताई है कि ये कोरोना कैसी बीमारी है कि जिसमें गरीब की आमदनी घटती और अमीर की आमदनी बढ़ती। भारत सरकार ने कहा कि साहब आम आदमी की जो औसत आय हमारे देश में
8,000 रुपये महीना शहरी इलाकों में घट के 6,000 हो गई, गांव के इलाके में 6 से घट के 4 हो गई। परंतु हिंदुस्तान के जो अमीर लोग हैं उनकी जो संपदा है वो संपदा लाखों करोड़ रुपए बढ़ती है। तो इस बीमारी में कौन सा ऐसा रहस्य है कि जो गरीब की कमदनी को खाती है, गरीब की जेब काटती है और अमीर की तिजोरी भरती है? ये सियासी षड्यंत्र है, ये सारे पक्ष को उजागर किए हैं। ये है कोरोना काल। और इस वक्त दर्शक देख रहे हैं वो किताब, वो ऐतिहासिक किताब जिसमें वैश्विक त्रासदी का भी जिक्र है और उस त्रासदी को, आपदा को अवसर मानने वाले लोगों का भी जिक्र है। देखिएगा ज़रूर। सर, आखिरी सवाल, इस परिवेश में रघु ठाकुर जी देश के लिए क्या मैसेज देना पसंद करेंगे संक्षेप में? मैं देश से कहना चाहता हूं कि निर्भय बनो। ये सरकार बहुत कायर और कमजोर सरकार से डरो मत। अपने अधिकारों को लेकर लड़ना शुरू करो और अब व्यक्ति को खुद के बजाय समाज की ओर, देश की ओर सोचना शुरू करे तो रास्ता निकल सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सुल्तान भाई। आंधियां लाख चले संग अंधेरों को लिए, उम्मीद बाकी है जब तक जले हुए हैं चिराग। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। और देखते रहिए इस तरह के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू के लिए सेकुलर भारत न्यूज। सेकुलर भारत यानी सौहार्द और सच के अलंबरदार।